हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत तथा मगध के उत्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत, उसकी राजनीतिक दशा, शासन तंत्र, कर व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था तथा न्याय व्यवस्था के बारे में। आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर ये 16 महाजनपद क्या थे। इसको एक हम चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे, जिसको कि मैंने 3 भागों में विभाजित कर रखा है। सबसे पहले महाजनपदास, फिर उनकी कैपिटल तथा करंट लोकेशन। सबसे पहले है मगध, जिसकी कैपिटल है राजगीर, करंट लोकेशन है डिस्ट्रिक्ट पटना, गया एंड पार्ट ऑफ साहिबाबाद। फिर है अंग, जिसकी कैपिटल है चंपा, करंट लोकेशन है मुंगेर एंड भागलपुर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। फिर है काशी, जिसकी कैपिटल है वाराणसी तथा करंट लोकेशन है वाराणसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। फिर है कौशल, जिसकी कैपिटल है शरावत तथा करंट लोकेशन है फैजाबाद, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न यूपी। फिर है मल्ल, जिसकी कैपिटल है कुशीनगर तथा करंट लोकेशन है साउथ वैशाली, डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। फिर है कुरु, जिसकी कैपिटल है हस्तिनापुर तथा करंट लोकेशन है हरियाणा और दिल्ली। फिर है चेदी, जिसकी कैपिटल है शक्तिमान तथा करंट लोकेशन है ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड। फिर है पांचाल, जिसकी कैपिटल है काम्पिल्य तथा करंट लोकेशन है वेस्टर्न यूपी। फिर है सूरसेन, जिसकी कैपिटल है मथुरा तथा करंट लोकेशन भी इसकी मथुरा ही है। फिर है मत्स्य, जिसकी कैपिटल है विराटनगर तथा करंट लोकेशन है अलवर, जयपुर, भरतपुर इन राजस्थान। फिर है अवंती, जिसकी कैपिटल है मालवा, उज्जैन तथा करंट लोकेशन उज्जैन है। फिर है गांधार, जिसकी कैपिटल है तक्षशिला तथा करंट लोकेशन है वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। फिर है कंपोज, जिसकी कैपिटल है राजपूत तथा करंट लोकेशन है कश्मीर एंड सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अशमक, जिसे अशक भी कहा जाता है, की कैपिटल है पोताना तथा करंट लोकेशन है बिटवीन नर्मदा एंड गोदावरी इन इंडिया। फिर है वत्स, जिसकी कैपिटल है कौसाम्बी तथा करंट लोकेशन है मिर्जापुर इन यूपी। फिर है वज्जी, जिसकी कैपिटल है वैशाली तथा करंट लोकेशन है वज्जी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अब हम इन महाजनपदों के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तरी भारत अनेक जनपदों में विभक्त था। जनपदों की संख्या 16 थी, जिन्हें षोडश महाजनपद भी कहा जाता था। इनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। तमिल ग्रंथ शिलप्पदिकारम में 3 महाजनपद वत्स, मगध, अवंती का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्र और 2 वज्जी तथा मल्ल गणतंत्र थे। बुद्ध काल में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद वत्स, अवंती, मगध और कौशल थे। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी, वरुणा और अस्सी नदी के बीच स्थित थी। यहाँ का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। प्रारंभ में यही सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसका अधिकार कौशल और अंग पर भी था, परंतु बाद में कौशल की शक्ति के आगे इसने आत्मसमर्पण कर दिया। काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता था। अथर्ववेद में काशी के निवासियों का सबसे पहले जिक्र मिलता है। हम सभी ने उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों के बारे में पढ़ा है, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद।
तथा अथर्ववेद में ही हमें काशी के निवासियों का सबसे पहले पता चलता है। कौशल श्रावस्ती वर्तमान अवध का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी श्रावस्ती अचिरावती राप्ती नदी के तट पर बसी थी। यह एक चंद्राकार रूप में बसा नगर था तथा यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक प्रसेनजित इक्ष्वाकु कुल का था। कौशल की पूर्वी सीमा पर सदानीरा गंडक नदियाँ, पश्चिमी सीमा पर गोमती नदी, दक्षिणी सीमा पर सर्पिका सई नदी बहती थी। श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महेश से की जाती है तथा शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य, कुशावती नगर और साकेत जो कि आज अयोध्या में स्थित है, कौशल महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। अंग चंपा यह आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिले में अवस्थित था। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा को ही पुराणों में मालिनी कहा गया है। चंपा नदी अंग व मगध के बीच सीमा का निर्धारण करती थी। बुद्ध काल में चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों से की जाती थी तथा यहाँ का शासक दधिवाहन महावीर स्वामी का भक्त था। पुराणों इतिहास में हम सभी ने पुराणों के बारे में पढ़ा है, जिनकी की संख्या 18 बताई गई है तथा इन पुराणों में विभिन्न देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप, पुण्य, कर्म, अकर्म आदि का वर्णन किया गया है। महावीर स्वामी धार्मिक आंदोलन में हम सभी ने जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म को विस्तार पूर्वक पढ़ा था तथा जैन धर्म के संस्थापक और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ही थे। फिर है चेदी, ये आधुनिक बुंदेलखंड में अवस्थित था तथा इसकी राजधानी शक्तिमती थी। वत्स कौसाम्बी भगवान बुद्ध के समय यहाँ का शासक उदयन था जो कि पौरवंशीय था। कौशाम्बी बौद्ध व जैन दोनों धर्मों का प्रमुख केंद्र थी। यह जैनियों के 6ठे तीर्थंकर पद्य प्रभु की जन्म स्थली है। यहीं के प्रभासगिरी पर्वत पर उन्होंने तप किया था तथा यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। कुरु इंद्रप्रस्थ यह आधुनिक दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर के क्षेत्र पर विस्तृत था। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौरव्य था तथा यहाँ के लोग बल बुद्धि के लिए विख्यात थे। हस्तिनापुर नगर इसी में पड़ता है। फिर है पांचाल, अहिछत्र व कामपिल्य। यह आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के क्षेत्र में विस्तृत था तथा पांचाल 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र यह अहिक्षेत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी। कान्यकुब्ज जिसको कि आज कन्नौज कहा जाता है, इसी के अंतर्गत आता था। मत्स्य विराटनगर यह आधुनिक जयपुर के निकट अवस्थित था। इसका संस्थापक विराट था। शूरसेन मथुरा यहाँ का शासक अवंती पुत्र था। यह महात्मा बुद्ध का शिष्य था तथा इसी के माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अशमक जिसे कि पैठान, प्रतिष्ठान, पोतन तथा पोटिल इसकी राजधानियों को कहा जाता था। यह दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था। यह गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था। अवंती, उज्जैन, महिष्मती यहाँ का शासक चंडप्रघोत महासेन था। यह राज्य 2 भाग में विभक्त था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन
और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। दोनों राजधानियों के बीच वेत्रवती नदी बहती थी। मगध के अतिरिक्त यही राज्य था जहाँ लोहे की खानें थी। गांधार। तक्षशिला। गांधार काबुल घाटी में स्थित था तथा पुष्कलावती यहाँ का द्वितीय प्रमुख नगर था। कंबोज, हाटक तथा राजपुर। कंबोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था और अफगानिस्तान में पड़ता था। कौटिल्य ने इसे वार्ता शस्त्रोजीवी संघ कहा है। वज्जी वैशाली यह 8 जनों का संघ था जिनमें सबसे प्रमुख लिच्छवी थे। इसकी राजधानी गंडक नदी के तट पर स्थित थी। गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच की सीमा का निर्धारण करती थी। इस संघ में 8 न्यायालय थे। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। मल्ल कुशीनगर पावा यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता था। यह 2 भागों में विभक्त था। इसके उत्तरी भाग की राजधानी कुशीनगर और दक्षिणी भाग की राजधानी पावा थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद मल्लों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। वे मगध की साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार हो गए। फिर है मगध। गिरिव्रज राजगृह। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध बुद्धकालीन समय में शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था। अब हम पढ़ेंगे महाजनपदों की सामाजिक स्थिति, जिसमें सबसे पहले समाज है। हम सभी जानते हैं कि हम एक समाज में रहते हैं तथा समाज में रहने के नाते हर व्यक्ति को समाज के कुछ मानदंड होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनका की पालन करना पड़ता है। उसी तरह 16 महाजनपदों के काल में भी उनका एक समाज था जिसके की अनुसार ये लोग रहते थे। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर 16 महाजनपदों का समाज कैसा था। तत्कालीन समाज वर्ण और जाति व्यवस्था पर आधारित था, अर्थात महाजनपदों का जो समाज था वह वर्ण और जाति व्यवस्था पर आधारित था। इतिहास में वर्ण व्यवस्था को जाति के आधार पर 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिन्हें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। ब्राह्मणों का कार्य था यज्ञ पूजा पाठ करवाना। क्षत्रियों का कार्य था अपने क्षेत्र की रक्षा करना। वैश्य जो थे वह व्यापारी होते थे तथा शूद्रों की समाज में बहुत ही दयनीय स्थिति थी और उन्हें अछूत समझा जाता था। आश्रम व्यवस्था अस्तित्व में थी, अर्थात मनुष्य के जीवन को 4 चरणों में बांट दिया गया था, जिसमें पहले वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था ब्रह्मचर्य कहलाती थी, जिसमें मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास तेजी से होता था तथा इसी अवस्था में वह शिक्षा को भी ग्रहण करता था। फिर दूसरी अवस्था जो थी वो 25 साल से 50 साल तक निर्धारित कर दी गई थी, जिसको कि गृहस्थ आश्रम कहा जाता था। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपना घर बसाता था तथा अपने माँ बाप की सेवा करता था। फिर जो तीसरी अवस्था थी वो 50 से 75 वर्ष तक निर्धारित कर दी गई थी, जिसे कि वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता था। इसमें व्यक्ति अपने घर का सारे उत्तरदायित्व और अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने पुत्रों को सौंपकर वन की ओर चला जाता था तथा वहीं रहता था। तथा चौथी अवस्था 75 वर्ष से 100 वर्ष तक निर्धारित कर दी गई थी, जिसको कि संन्यास अवस्था कहा जाता था। इसमें व्यक्ति सब कुछ सांसारिक मोह माया को त्याग कर सीधे संन्यास पर निकल जाता था और वह एक स्थान से दूसरा स्थान तक
हमेशा घूमता रहता था। अब है भारत के पश्चिमी भागों में ब्राह्मण तथा पूर्वी भाग में क्षत्रियों का प्रभाव था। वैश्यों की समाज में प्रतिष्ठा थी। शूद्र, चांडाल, दास तथा हीन जातियों की समाज में दयनीय स्थिति थी। शिक्षा, विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। राजनीति, व्याकरण, धनुर्विद्या, चिकित्सा, शिल्प तथा धर्म शिक्षा के मुख्य विषय थे। शिक्षकों को समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त था। वाराणसी एवं तक्षशिला शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। विवाह पवित्र संस्कार माना जाता था। ब्रह्म, गांधर्व तथा स्वयंवर 3 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। जातक कथाओं में भगनी विवाह का भी उल्लेख मिलता है। संगोत्रीय विवाह को निंदनीय समझा जाता था। बाल विवाह पर प्रतिबंध था। बहु विवाह व विधवा विवाह भी होते थे। ब्रह्म विवाह अर्थात जो विवाह माता पिता की इच्छा के अनुसार होता था उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। गांधर्व विवाह, इसे आधुनिक समय का प्रेम विवाह कहा जाता है, जिसमें की जाति आदि कुछ नहीं देखी जाती थी तथा युवक और युवती अपनी मर्जी से शादी कर लेते थे। इस विवाह का एक उदाहरण है दुष्यंत और शकुंतला का विवाह। स्वयंवर, इसका एक हमें सबसे अच्छा उदाहरण रामायण में देखने को मिलता है, जिसमें भगवान राम और रानी सीता का स्वयंवर होता है। फिर है भगनी विवाह। भगनी विवाह कुछ इस तरह के विवाह को कहते थे जिसमें पुरुष को स्त्री के घर पे जाके अपनी शारीरिक क्षमता का परिचय देना होता था तथा विवाह उन दोनों की संतुष्टि के अनुसार ही होता था। स्त्रियों की स्थिति श्रेष्ठ थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु शील एवं लज्जा उनका आभूषण था। उन्हें संगीत तथा गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। कन्याओं का विवाह साधारणतया उनके माता पिता द्वारा किया जाता था, किंतु उन्हें अपना वर चुनने का अधिकार था। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के आग्रह पर स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार प्रदान कर दिया था। अब है आर्थिक दशा, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नगर जीवन के बारे में। यद्यपि नगरों की संख्या कम थी, किंतु नगर जीवन सुखमय था। नगर के चारों ओर किलेबंदी की जाती थी, अर्थात नगरों की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर बड़ी बड़ी किले की तरह दीवारें बना दी जाती थी। उसे ही किलेबंदी कहा जाता था। भवन ईंट व मिट्टी के बने होते थे। वाराणसी, राजगृह, कौशाम्बी, वैशाली, श्रावस्ती, तक्षशिला, चंपा, उज्जैन, मथुरा तथा अयोध्या प्रमुख नगर थे। उद्योग धंधे, यद्यपि कृषि मुख्य उद्योग था, किंतु इनके अतिरिक्त अन्य उद्योग यथा काष्ठ, लौह, स्वर्ण, चर्म, वस्त्र, जवाहरात, रंगाई तथा चित्रकारी आदि उद्योग प्रचलित थे। वाणिज्य तथा व्यापार, आंतरिक व्यापार उन्नत था। व्यवसायियों की 18 श्रेणियां प्रचलित थी। इनके संचालक श्रेष्ठिन कहलाते थे। व्यापारियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था थी। बर्मा, लंका तथा बावेरू आदि देशों से व्यापारिक संबंध थे। व्यापार जल तथा थल दोनों मार्गों से होता था। ताम्रलिपि, भरुकक्ष प्रसिद्ध बंदरगाह थे। मुद्रा, हम सभी जानते हैं कि हर एक व्यापार में मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। मुद्रा का प्रचलन हो गया था। मुद्रा क्रय तथा विक्रय का माध्यम था। मुद्राओं को
ढालने के स्थान पर पीटकर बनाया जाता था। तांबा निर्मित कहापड़ मुख्य सिक्का था। निष्क तथा सुवर्ण सोने की मुद्राएं थीं। कंस, माप, काकड़ी आदि अन्य छोटे प्रकार की मुद्राएं थीं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमने 16 महाजनपदों को इस वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मगध के उत्थान के कारण तथा वंश। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।